हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? कोविड-19 के कारण आप सभी की क्लासेस डिस्टर्ब हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा दी जाए। तो स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम 9th के मैथमेटिक्स बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके इस मैथमेटिक्स बुक में टोटल 7 यूनिट है। तो इसमें देखते हैं हम यूनिट क्रमांक 1 में गणित का इतिहास, यूनिट क्रमांक 2 में बीजगणित, यूनिट क्रमांक 3 में वाणिज्य गणित, यूनिट क्रमांक 4 में त्रिकोणमिति, यूनिट क्रमांक 5 में ज्यामिति, यूनिट क्रमांक 6 में क्षेत्रमिति और यूनिट क्रमांक 7 में सांख्यिकी दिया गया है। तो स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम यूनिट क्रमांक 1 गणित का इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, गणित का इतिहास का प्रारंभ कब हुआ, किस काल से हुआ, इसके बारे में सटीक रूप से जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पुराने दस्तावेज हैं उन्हीं के माध्यम से हम गणित के इतिहास को समझते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी ने सोशल साइंस की बुक में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़रूर अध्ययन किया होगा। स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध था, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीय निकाय के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान वहाँ से विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए थे, जिनके माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी खुदाई के रूप में, ऐतिहासिक तथ्य के रूप में वहाँ से उन्नत किस्म के ईंट मिले थे, जो कि एक निश्चित अनुपात के माध्यम से बनाया गया था। उसके बाद में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से वहाँ के जो भवनें थे, सड़कें थीं, उनको एक निश्चित पैमाना पर नाप करके बनाया गया था। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, तब तक मैथमेटिक्स का भी विकास हो चुका था। तो स्टूडेंट, आगे हम लोग देखते हैं कि जब प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन और अरब के लोगों ने भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना अपना मत रखे थे। उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम यूनिट क्रमांक 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, जिसमें है गणित का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक पूर्ण सब्जेक्ट है। तो मैथ को समझे बिना अन्य सब्जेक्ट की शाखाओं को समझना संभव नहीं है। तो मैथमेटिक्स के इस हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं हमारे शरीर को। तो स्टूडेंट, हमारे शरीर भी विभिन्न अंगों से मिलकर के बना हुआ है। हमारे शरीर के अंग हाथ,
पैर, सिर, नाक, कान इत्यादि हैं। तो प्रत्येक अंग का अपना अलग कार्य होता है, प्रत्येक अंग का अपना अलग विशेषताएं होते हैं। तो प्रत्येक अंग मिल कर के एक शरीर बना हुआ है। तो उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी विभिन्न प्रकार के शाखाएं होते हैं। तो प्रत्येक शाखाएं आपस में मिल कर के मैथमेटिक्स बनता है। तो प्रत्येक शाखाओं में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रत्येक शाखा का अपना अलग महत्व है। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं प्रथम पॉइंट अंक गणित। तो स्टूडेंट जो अंक गणित है, पॉइंट नंबर 1 देखेंगे अंक गणित। अंक गणित में हम मुख्य रूप से अंकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो अंक हैं 1 से स्टार्ट हो कर के 9 तक चलते हैं। तो जो मुख्य रूप से सिंगल होते हैं, 1 डिजिट होते हैं, जिस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको हम मुख्य रूप से अंक कहते हैं क्योंकि ये सिंगल होते हैं। तो दैनिक जीवन में हम अंकों का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम लोग क्षण क्षण में मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको मार्केट जाना रहता है। तो मार्केट जाते हैं तो मार्केट से हम विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं। तो जब वस्तुओं को खरीदते हैं तो खरीदते समय हम लोगों को वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं उसको जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षण में करते हैं। तो स्टूडेंट आपने अभी देखा है कि अंक गणित में 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाते हैं। तो जो विश्व के महान गणितज्ञ हुए उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान अंक पद्धति अर्थात 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को खोज करके विश्व के सामने प्रस्तुत किए। फिर भी अभी मैथमेटिक्स फील्ड में अधूरा है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने यह देखा है कि जो 1 से स्टार्ट हो करके 9 तक वाले डिजिट हैं इनको हमने अंक कहा। तो अब इसमें शून्य का स्थान खाली है। तो सेकंड टॉपिक देखते हैं शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड में आता है शून्य का आविष्कार। तो इसमें जब अंक का खोज हुआ 1 से लेकर के 9 तक, तो इसमें शून्य का स्थान रिक्त था। तो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में शून्य का आविष्कार के बारे में संकल्पनाएं पहले से नहीं थीं। अर्थात जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से स्पष्ट होते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो शून्य से स्टार्ट होकर के शून्य में मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो शून्य का आविष्कार है उसमें भारतीय गणितज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञों की देन है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारे इस मैथमेटिक्स जगत में शून्य का आविष्कार हो गया। तो देखते हैं आगे शून्य की विशेषताएं भी होंगी इसके। जब मैथमेटिक्स फील्ड में शून्य के आविष्कार हो जाने से हमारे जो
अंक हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को ज्ञात है कि मैथमेटिक्स में हम लोग मात्र 4 प्रकार के संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, अर्थात जो संपूर्ण मैथमेटिक्स है वो संक्रियाओं पर टिका हुआ है, संक्रियाओं का खेल है। तो इसमें देखते हैं प्रथम संक्रिया फर्स्ट में आ जाएगा जोड़ना, ऐड करना, जोड़ना। तो यदि हम किसी भी अंक या संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 4 + 0 = 4 प्राप्त होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब हम शून्य को किसी अंक या संख्या में प्लस करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड संक्रिया देखते हैं घटाना, माइनस करना। तो इसमें घटाने के अंतर्गत यदि हम किसी अंक या शून्य संख्या में शून्य को घटाएंगे तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए देखते हैं 6 - 0 = क्या प्राप्त हो जाएगा? 6। तो इसमें भी हम लोग देखें कि जो किसी संख्या या अंक में शून्य को घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं गुणा करना, मल्टीप्लाई। यदि हम किसी अंक या संख्या में शून्य को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें संपूर्ण पद शून्य हो जाता है। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए देखते हैं 12 × 0 = 0 हो जाता है, अर्थात ये संपूर्ण पद को शून्य में कन्वर्ट कर देता है। 4 नंबर देखते हैं डिवाइड, अर्थात भाग की क्रिया। तो स्टूडेंट यदि हम किसी अंक या संख्या को शून्य से डिवाइड करते हैं तो उसमें अनंत प्राप्त होता है। तो इसमें मान लीजिए उदाहरण के लिए 9 है, 9 को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अनंत प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, यदि आपके पास कोई वस्तु है तो उसको आप अनंत टुकड़ों में काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो इतने बारीक टुकड़ों में बट जाएंगे कि उसके जो बारीक कण होंगे उसको काउंट करना संभव नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी अंक या संख्या को शून्य से डिवाइड करने पर अनंत प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अंक पद्धति। तो स्टूडेंट आपके सामने बुक में अंक पद्धति दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट क्रमांक 3 अंक पद्धति। तो अंक पद्धति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे प्राचीन समय में विभिन्न देश के महान गणितज्ञ थे, तो उन्होंने रिसर्च करने के दौरान जो तथ्य सामने आए उसको विभिन्न संकेतों के माध्यम से लिखते थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो प्राचीन समय था उसमें जो लेखन की कला थी, लिखने की जो प्रक्रिया थी वो अलग अलग थी। तो इसमें जो लेखन शैली थी वो मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के रहे। तो इसमें देखते हैं जो लेखन शैली थी उसमें फर्स्ट था देवनागरी। देवनागरी आया प्रथम। सेकंड आया रोमन अंक, जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। रोमन अंक हो गया।
थर्ड नंबर में देखते हैं, फर्स्ट में देखिए देवनागरी, सेकंड में रोमन तथा थर्ड में हिंदू अरेबिक लिपि आई। तो प्राचीन पद्धति में या प्राचीन समय में हम कह सकते हैं कि जो लिखने की शैली थी, लेखन प्रक्रिया था, वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। पहला देखें हम लोग देवनागरी, सेकंड नंबर में रोमन अंक और थर्ड नंबर में हिंदू अरेबिक। तो स्टूडेंट इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, आपके सिलेबस में दिया गया है स्थानीय मान। तो आप सभी को स्थानीय मान के बारे में बेसिक जानकारी है, फिर भी से सिलेबस में है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्रमांक 4, स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान, तो स्टूडेंट अब हम लोगों के पास टोटल 10 अंक हो गए, अर्थात 1 से स्टार्ट हो करके 0 तक। तो देखते हैं 10 अंकों को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने की जो पद्धति है, कला है, जिसमें प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान होता है। तो इसीलिए स्थानीय मान की आवश्यकता हुई। तो स्टूडेंट स्थानीय मान को और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो स्थानीय मान के कई नाम हैं जिनको हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर देखते हैं दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति, तो इसको दार्शनिक पद्धति क्यों कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास अब मैथमेटिक्स जगत में टोटल अंकों की संख्या 10 है। तो उस 10 अंकों को प्रदर्शित करने के लिए जो सिस्टम का प्रयोग हुआ उसको हम लोग दार्शनिक पद्धति कहते हैं। और सेकंड नंबर देखते हैं, तो इसमें जो दार्शनिक पद्धति है, इसमें हम लोग शून्य सहित 10 अंकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर देखते हैं इसी को, जो दार्शनिक पद्धति है, इसी को हम लोग दशमलव पद्धति के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर में दशमलव पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तव में जो स्थानीय मान है वो एक ही है, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। तो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा इसका नाम क्या है, दार्शनिक पद्धति है, और सेकंड में दशमलव पद्धति। तो स्टूडेंट आप सभी को विदित होगा, ज्ञात होगा कि जब हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है। तो जब स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो उसमें देख लेते हैं। करते समय हम देखते हैं कि इसमें इकाई होता है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट आप सभी को ज्ञात है कि इकाई में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और दहाई में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़े में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास 540 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें
देखते हैं इकाई है, तो इकाई में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई 4 है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और सैकड़े में 5 है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, तो ये संपूर्ण पद 0 हो जाएगा। फिर इसका सॉल्व इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको पुनः लिख सकते हैं 540। तो इसी क्रम में आगे डिस्कस करते हैं हम तो स्थानीय मान के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद में आगे देखते हैं कूटांक परिचय। पॉइंट नंबर 5 कूटांक परिचय। तो स्टूडेंट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कूटांक परिचय के बारे में। तो इसमें जब किसी संख्या को अक्षर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किसी संख्या को अक्षर के रूप में दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम कूटांक परिचय कहते हैं। तो अक्षर के रूप में, तो अक्षर देखते हैं मुख्यतः वर्ण के रूप में होते हैं, और सेकंड नंबर शब्द के रूप में होते हैं, थर्ड नंबर व्यंजन के रूप में होते हैं। तो जब हम किसी संख्या को वर्ण के रूप में प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, तो उस पद्धति को हम लोग बोलेंगे वर्णांक प्रणाली। तो स्टूडेंट जब हम किसी संख्या को अक्षर के रूप में दर्शाते हैं तो उस शाखा को बोलते हैं कूटांक परिचय। तो उसमें पहला देखते हैं, जब हम किसी संख्या को वर्ण के रूप में प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, तो उस पद्धति को हम लोग वर्णांक प्रणाली कहेंगे। सेकंड नंबर, जब हम किसी संख्या को शब्द के रूप में दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो उस शाखा को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दांक प्रणाली हुए। जब स्टूडेंट हम किसी संख्या को व्यंजन के रूप में दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो उस शाखा को क्या बोलेंगे? व्यंजनांक प्रणाली। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आगे आ जाता है स्टूडेंट आपके पास बीजगणित है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो देखिए आगे दिया गया है बीजगणित के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें चर एवं अचर राशियां होते हैं, अर्थात जो अंकगणित है वो अंकगणित देखते हैं। अंकगणित तो इसमें अंक होते हैं 1 से लेकर के अनंत तक होंगे, अंक या संख्या। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं अचर राशि। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर देखते हैं चर राशि। तो इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर होते हैं A to Z, तो जब इसमें बीजगणित में
चर एवं अचर राशि संक्रियाओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं या संबंध रहते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2x + 3y = 0। तो इसमें 2 और 3 अचर राशि है, x और y चर राशि है। तो इसमें अंक एवं अक्षर आपस में जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट इसमें मुख्य रूप से हम लोग बीजगणित में पहला तथ्य ज्ञात राशि के बारे में बात करते हैं। ज्ञात राशि आता है पहले, जो कि अंक एवं संख्याओं के रूप में होगा। सेकंड देखते हैं, अज्ञात राशि आता है। अज्ञात राशि जो हमेशा अक्षर के रूप में होंगे हमारे पास। तो इससे जब हम बीजगणित पढ़ते हैं तो उसमें जो अज्ञात राशि होता है उसका मान हमको प्राप्त करना रहता है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं स्टूडेंट, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो इसके अंतर्गत जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कोण भुजाओं के जो अनुपात होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में मुख्य रूप से भुजा एवं कोण के मध्य संबंध जो रहता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं जो त्रिकोणमिति है उसको कौन कौन से भारतीय गणितज्ञों ने प्रस्तुत किए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है आपके पास बुक में, देखिए जो शाखा दिया गया है आपके पास, तो उसमें प्राचीन भारतीय गणितज्ञों आर्यभट्ट, प्राचीन गणितज्ञों में आर्यभट्ट है, वाराहमिहिर है तथा ब्रह्मगुप्त है। इन्होंने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं। तो स्टूडेंट आगे हम आते हैं इसी क्रम में, देखते हैं आगे पाई का भारतीय इतिहास। जो आप अध्ययन करते हैं पाई, उसका भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। तो स्टूडेंट जो पाई का अध्ययन हम लोग मुख्य रूप से सर्कल में करते हैं, वृत्त में करते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला नंबर पे अध्ययन करेंगे, तो इसमें जो भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने पाई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दिए हैं। तो इसमें इन्होंने पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई के बारे में रिसर्च किए, उनके मान को दिए। तो पहले गणितज्ञ थे। तो इन्होंने क्या क्या के बारे में, तो जो सर्कल होता है इसमें परिधि होता है स्टूडेंट, सभी को पता है, और व्यास होता है। परिधि और व्यास के मध्य संबंध स्थापित किए, अर्थात जो परिधि है और व्यास है इसके अनुपात को इन्होंने
पाई के माध्यम से व्यक्त किए थे। तो इसमें देखते हैं इन्होंने पाई इक्वल परिधि अपॉन में व्यास फार्मूला दिए थे। फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने देखा आर्यभट्ट जो पहले गणितज्ञ थे, इन्होंने परिधि और व्यास के मध्य अनुपात स्पष्ट किए थे। इन्होंने पाई का लगभग परिमित मान दिया था। तो इनके अनुसार जो पाई का सूत्र है, फार्मूला है, वो पाई इक्वल परिधि अपॉन में व्यास। सेकंड नंबर में देखते हैं भास्कर आचार्य जी। भास्कर आचार्य जी, इन्होंने पाई के क्षेत्र में, अर्थात जो पाई की हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इसमें इन्होंने अपने ग्रंथ, अर्थात इनका ग्रंथ का नाम क्या है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ लीलावती में, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम लीलावती है, लीलावती में पाई का मान दिया है। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ आते हैं। थर्ड नंबर में आते हैं, देखते हैं हम लोग भारतीय, थर्ड नंबर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। भारती कृष्ण तीर्थ, तो इन्होंने भी पाई के मान में, इन्होंने पाई का 10वां मान को सुनिश्चित किया तथा इन्होंने जो पाई का मान था उसे वर्णमाला की कूट भाषा में प्रस्तुत किए हैं। तो जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, उन्होंने पाई के जो मान हैं उसको वर्णमाला की कूट भाषा में दिए हैं। इतना आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किए, वर्णमाला की कूट भाषा में पाई का मान दिया है। तो स्टूडेंट आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम मैथमेटिक्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त किए हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, बुक में देखिए प्रश्नावली 1.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें फर्स्ट नंबर भारती कृष्ण तीर्थ, सेकेंड दिया गया है वाराहमिहिर, थर्ड ब्रह्मगुप्त, 4 भास्कराचार्य, 5 नंबर आर्यभट्ट। तो इन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कौन कौन से खोज किए हैं, तो इधर नाम दिया गया है और इधर उनके खोज। तो स्टूडेंट आप इसको जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंतर्गत देखिए 1 2 3 4 5। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपके लिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सही जोड़ी और क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट आज के इस ऑनलाइन